फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने शिक्षा शास्त्र ले रखा है तो उस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं शिक्षा शास्त्र के पेपर नंबर 4 के बारे में, जिसका नाम है शैक्षिक अनुसंधान पद्धति तथा सांख्यिकी। ठीक है, इसका हमने मॉडल पेपर तैयार किया है जो 2022 में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभान्वित साबित हो सकता है। कल के वीडियो में हमने जो है जल्दी जल्दी में, क्योंकि कुछ काम आ जाने के कारण पूरा वीडियो नहीं हो पाया था, तो जल्दी जल्दी में हमने कुछ प्रश्नों को देखा था और उसके बाद उन्हीं की उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आगे के प्रश्नों को देखते हुए कि कौन कौन से प्रश्न थे और उनका जवाब हमें किन प्रकार से देना था, उन्हीं चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें, कल हम लोगों ने न्याय दर्श की त्रुटियों के प्रकार का वर्णन कर दिया था। ठीक है, ये जो 5 नंबर प्रश्न है, इसमें एक अथवा करके प्रश्न और पूछा गया था। प्रयोग को परिभाषित कीजिए, प्रयोग के नियंत्रण की विधि बताइए। ठीक है, तो प्रयोग को पहले आपको परिभाषित करना है। ये अत लघु उत्तरीय का भी प्रश्न आपका हो सकता है कि प्रयोग क्या है। प्रयोग के बारे में अभी हमने ऊपर आपको बताया है अत लघु उत्तरीय में। अभी इसको हम लोग देखते हैं। पहले तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि पहली हेडिंग आपको डालना होगा ग्रीनवुड महोदय के अनुसार। ठीक है, उन्होंने कहा है प्रयोग कार्य कारण संबंध। क्या मेरे प्यारे दोस्त, प्रयोग कार्य कारण संबंध को व्यक्त करने वाली परिकल्पना को परीक्षण की विधि है। ठीक है, मतलब आप एक कार्य कारण का सिद्धांत जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो ये समझ लीजिए कि बिना किसी कारण के कोई कार्य नहीं होता और कोई कार्य अगर होता है तो वो बिना किसी कारण के नहीं होता। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये होता है, जैसे आप मान लीजिए कि आपने किसी के यहाँ चोरी की, तो इसके पीछे कोई कारण रहा होगा। कारण क्या रहा होगा? आपको भूख लगी होगी। ठीक है, अब आपको भूख क्यों लगी होगी? क्योंकि आपका पेट खाली रहा होगा। ठीक है, तो ये कार्य कारण का सिद्धांत पूरे जीवन में चलता रहता है। इसको अगर आप देखें तो ये हर जगह पे लागू होता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रयोग कार्य कारण संबंध को व्यक्त करने वाली परिकल्पना के परीक्षण की विधि है। मतलब उसको हम कैसे परीक्षण करें, उसका परीक्षण कैसे करें, वही क्या कहलाता है? प्रयोग कहलाता है, जिसमें नियंत्रित परिस्थितियों में कार्य कारण संबंध का आकलन किया जाता है। मतलब कह रहे हैं जो परिस्थिति अपने नियंत्रण में हो, उसी परिस्थिति में हम इसका क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्त? आकलन करते हैं। आकलन मतलब इसकी जांच करते हैं, वही क्या कहलाता है? आपका प्रयोग कहलाता है। ठीक है, आगे आपको मुनरो महोदय आ जाते हैं। दूसरी हेडिंग डालिएगा मुनरो महोदय के अनुसार। उन्होंने कहा है शिक्षा में प्रयोग उस प्रकार के शैक्षिक अनुसंधान को कहते हैं जिसमें अनुसंधानकर्ता उस बालक तथा समूह की शिक्षा से संबंधित तत्वों का नियंत्रण कर उसकी उपलब्धि का प्रभाव देखता है। मतलब यहाँ पे अगर हम अपने शब्दों में देखना चाहें तो यहाँ पर इसका जो ये क्या बोलते हैं, प्रयोग है, ये उस शैक्षिक अनुसंधान को कहते हैं जिसमें अनुसंधानकर्ता मतलब जो जांच कर रहा है। ठीक है, जो जांच कर रहा है उसी को अनुसंधानकर्ता कहते हैं। तो अनुसंधानकर्ता उस बालक तथा समूह की शिक्षा से संबंधित, मतलब बालक जिसके बारे में जांच कर रहा है या जिस समूह के बारे में जांच कर रहा है, उसकी शिक्षा से संबंधित तत्वों का नियंत्रण कर, मतलब उसके जो शिक्षा से संबंधित जितने भी तत्व हैं उसको उनको क्या करता है? अपने नियंत्रण में करता है, कर उनकी उपलब्धि पर प्रभाव देखता है। मतलब उन्होंने कितनी उपलब्धि हासिल की है, उन चीज़ों को पढ़ने के बाद उनके अंदर कितना परिवर्तन हमें देखने को मिला है, उसकी क्या करता है? वो उस प्रभाव को देखता है। वही क्या कहलाता है? प्रयोग कहलाता है। किसके अनुसार? तो मुनरो महोदय के अनुसार। ठीक है, आगे आपको तीसरी हेडिंग डालनी रहेगी मेरे प्यारे दोस्त, प्रयोग के नियंत्रण की विधि। क्या डालनी रहेगी? प्रयोग के नियंत्रण की विधि। इसमें आपको लिखना रहेगा प्रयोग को नियंत्रित करने की निम्न विधियां इस प्रकार हैं। कौन कौन सी? पहला नंबर डालना होगा, उसके बाद हेडिंग डालनी रहेगी दूर करने की विधि। क्या मेरे प्यारे दोस्त? दूर करने की विधि, ये आपकी हेडिंग रहेगी। और इसमें आपको लिखना रहेगा प्रयोगकर्ता को यदि संभव हो तो संबंधित चरों को प्रयोग से हटा देना चाहिए। मतलब कह रहे हैं जो प्रयोग करता है को यदि संभव हो तो जितने भी संबंधित चर हैं उनको प्रयोग से क्या कर देना चाहिए? हटा देना चाहिए। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं, यदि यह ज्ञात हो जाए कि प्रकाश अथवा ध्वन आश्रित चर को प्रभावित कर रहे हैं तो प्रयोगकर्ता को अंधेरे या ध्वनि मुक्त कमरे में प्रयोग करके इनके प्रभाव को दूर कर देना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि अगर जो प्रयोग कर रहा है, प्रयोगकर्ता जो है, उसको अगर ये पता चल जाए कि उसको प्रकाश से, उजाले से और ध्वनि मतलब आवाज़ से डिस्टर्बेंस उसको हो रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको इसका उपाय ढूंढना चाहिए। वो किसी ऐसे कमरे में जाए जहाँ पे ना रोशनी पहुँचे और ना बाहर की आवाज़ें आएँ, फिर वहाँ पे प्रयोग करे तो वो उसमें सफल रहेगा। ठीक है,
अब दूसरी नंबर हेडिंग आपको डालनी होगी परिस्थितियों की स्थिरता की विधि। क्या मेरे प्यारे दोस्त, दूसरा नंबर डालना रहेगा परिस्थितियों की स्थिरता की विधि। ठीक है, इसमें आपको लिखना रहेगा कुछ चरों की स्थिति इतनी स्थिर होती है कि जिसके प्रभाव को दूर करना असंभव होता है। जैसे आयु एक स्वतंत्र चर है। आयु क्या है मेरे प्यारे दोस्त, एक स्वतंत्र चर है जो अनेक परतंत्र चरों के व्यवहार को प्रभावित करता है। इस प्रकार के चरों पर नियंत्रण करने के लिए इस चर को स्थिर रखना है। ठीक है, मतलब जो ये चर है आयु वाला, इसको क्या करना पड़ता है, हमें स्थिर रखना पड़ता है। यदि सभी व्यक्तियों को एक ही आयु का लें तो इसके प्रभाव की भिन्नता को दूर किया जा सकता है। मतलब ये क्या है, एक स्वाभाविक सी बात है, इसको हम दूर तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करें, अगर प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें एक उपाय निकाल सकते हैं। तीसरा उपाय कि हम वहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी को एक आयु के ले लेंगे, तो इससे हमारी परेशानी दूर हो जाएगी, लेकिन उसका हमें निजात, उससे एकदम पूर्ण रूप से निवारण नहीं मिल पाएगा। ठीक है, चलिए तीसरे हेडिंग आपको डालना रहेगा आवरण विधि। मेरे प्यारे दोस्त, क्या डालना रहेगा, आवरण विधि। इसमें आपको लिखना रहेगा आवरण विधि द्वारा भी नियंत्रित किया जा सकता है। आवरण विधि द्वारा भी क्या किया जा सकता है, नियंत्रण किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, यदि प्रयोग के ऊपर घंटी के बजने का प्रभाव पड़ रहा हो तो लगातार आती हुई ध्वनि उत्पन्न करके इस प्रभाव को दूर किया जा सकता है। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ये आवरण विधि को भी क्या किया जा सकता है, नियंत्रण किया जा सकता है। यदि प्रयोग के ऊपर क्या कोई घंटी है और उसके बजने का प्रभाव पड़ रहा है तो लगातार आती हुई ध्वनि, जो वहाँ से घंटी से लगातार आ रही है, आती हुई ध्वनि उत्पन्न करके इस प्रभाव को दूर किया जा सकता है, हम उसको दूर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चौथी नंबर हेडिंग आपको डालना होगा समतुल्य विधि। इसमें आपको लिखना होगा मेरे प्यारे दोस्त, प्रयोग करते समय अनेक प्रकार की त्रुटियों के आने की संभावना बनी रहती है। जाहिर सी बात है, आप कोई भी प्रयोग करेंगे तो उसमें बहुत सारी त्रुटियां, बहुत सारी कमियां आ जाती हैं, और ये संभावना लगातार जब तक प्रयोग पूरा नहीं हो जाता तब तक कुछ ना कुछ बनी रहती है, जिनको समतुल्य विधि द्वारा दूर किया जा सकता है। किसके द्वारा दूर किया जा सकता है मेरे प्यारे दोस्त, तो समतुल्य विधि द्वारा दूर किया जा सकता है। उदाहरणार्थ के रूप में आप देख सकते हैं अभ्यास और थकान का प्रभाव प्रयोग पर पड़ता है। ठीक है, जो आप किसी चीज़ का अभ्यास करते हैं तो आपको थकान भी होती है, तो इसका प्रभाव हमें प्रयोग के ऊपर देखना पड़ता है। इन्हें नित्य प्रति की त्रुटियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त, नित्य प्रति की त्रुटियाँ कहते हैं। इनका नियंत्रण करना आवश्यक है। इनका नियंत्रण करना क्या है मेरे प्यारे दोस्त, आवश्यक है, वरना ये प्रयोग के फल को अत्यधिक प्रभावित करेंगी। ये क्या करेंगी, जो आपका प्रयोग है उसके फल को क्या कर देंगी, अत्यधिक प्रभावित करेंगी। ठीक है, अब आपको अगली यानी आखिरी पांचवी नंबर हेडिंग डालनी रहेगी जो प्रयोग को नियंत्रण करती है। कौन सी मेरे प्यारे दोस्त, क्रमबद्ध यादृच्छीकरण। ठीक है, इसमें हमें क्या लिखना रहेगा, इसमें आपको लिखना रहेगा जब एक अधिक परिस्थितियों में, क्या, जब एक से अधिक परिस्थितियों में समतुल्यन करना हो तो इस विधि का प्रयोग करना पड़ता था। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा इस विधि में कुछ विरोधाभास सा है। मतलब इसमें कुछ विरोधाभास सा हमें देखने को मिलता है, क्योंकि एक ओर तो क्रमबद्धता और दूसरी तरफ यादृच्छीकरण। ठीक है, आगे आपको उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं, यदि प्रयोगकर्ता 5 से अधिक परिस्थितियों का प्रयोग करता है और प्रत्येक परिस्थितियों में प्रत्येक सदस्य को एक क्रम में प्रस्तुत करता है। जितने भी मतलब प्रयोग हैं, प्रत्येक परिस्थितियाँ, जितनी भी परिस्थितियाँ हैं में प्रत्येक सदस्य को क्या करता है, एक क्रम में प्रस्तुत करता है, तब अभ्यास तथा थकान समतुल्य करने के लिए क्रमबद्ध यादृच्छीकरण विधि का प्रयोग ही उपयुक्त है। किसका है मेरे प्यारे दोस्त, ये जो आपका क्रमबद्ध यादृच्छीकरण है, इसका ही प्रयोग क्या है, आपके लिए उचित होता है। तो आई होप ये आपका 5वें नंबर का अथवा भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर क्लियर हो रहा है तो फटाफट वीडियो को लाइक करते रहो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो। ठीक है, चलिए छठा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त की अनुसूची क्या है। क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त की अनुसूची क्या है और इसके उद्देश्य तथा विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अनुसूची क्या है और इसका क्या उद्देश्य होता है, अनुसूची का क्या उद्देश्य रहता है और इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इन सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं अनुसूची क्या है। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि गुडे और हैट महोदय के अनुसार देखें तो उन्होंने अनुसूची
प्रायः प्रश्नों के एक समूह के लिए प्रयुक्त किया गया नाम है। मतलब कोई भी चीज़ ले लीजिए, एक कागज़ ले लीजिए, उसमें कई सारे प्रश्न को एकत्रित कर लीजिए और उसी को ले जाके कहीं पे रख दीजिए, तो वही क्या कहलाती है? अनुसूची कहलाती है। ठीक है। चलिए, आगे आपको लिखना रहेगा जो साक्षात्कारकर्ता द्वारा दूसरे व्यक्तियों के आमने-सामने की स्थिति में पूछे और भरे जाते हैं। मतलब एक प्रश्नों की श्रृंखला तैयार की जाती है, ठीक है? और उसमें एक पूछने वाला बैठता है जो उस अनुसूची को लेकर बैठता है, उन अनुसूची से प्रश्नों को पढ़ता है और सामने वाले एक व्यक्ति से पूछता है। वो हाँ या ना में जवाब देता है, तो उसको क्या करना रहता है? वहीं पे भर देना रहता है। ठीक है। चलिए, आगे आपको दूसरा नाम लिखना रहेगा। बोगार्ट्स महोदय के अनुसार उन्होंने बताया है कि अनुसूची संक्षिप्त प्रश्नों की एक रचना है। संक्षिप्त प्रश्नों की क्या है? एक रचना है, जिसे सामान्यतया सर्वेक्षणकर्ता स्वयं रखता है। मतलब जो उन चीज़ों की जांच करने जाता है, सर्वेक्षणकर्ता का मतलब हुआ जो उस समय उस जगह की जांच करने जाता है, उसी के पास उस अनुसूची रहती है। ठीक है। आगे आपको लिखना रहेगा अपने अन्वेषण से अग्रसर होने के साथ साथ भरता है। मतलब उससे बात करते वक्त जो जो सवाल उनको मिलते रहते हैं, जिन जिन सवालों को जवाब उनको मिलता रहता है, उनको उसी वक्त वो क्या करता रहता है? उनमें भरता रहता है। ठीक है। आगे आपको लिखना रहेगा पीबी यंग महोदय के अनुसार, ये अगली हेडिंग रहेगी और इसमें आपको लिखना रहेगा कि अनुसूची औपचारिक तथा मानक अनुसंधानों में प्रयोग किए जाने वाला एक ऐसा उपकरण है जिसका प्रमुख उद्देश्य बहुस्तरीकरण गणनात्मक आंकड़े संकलन करने में सहायता प्रदान करना है। ठीक है। तो ये किसने कहा है? पीबी यंग महोदय जी ने कहा है। आगे आपको लिखना रहेगा, हेडिंग डालनी रहेगी अनुसूची के उद्देश्य। ठीक है। इसको थोड़ा हाईलाइट कर देना और इसमें आपको लिखना रहेगा अनुसूची के निम्न उद्देश्य हैं। पहला कौन सा है? तथ्यों का संकलन। ठीक है। पहली नंबर डाल के ये हेडिंग रहेगा तथ्यों का संकलन और इसमें आपको लिखना रहेगा अनुसूची का प्राथमिक और मौलिक उद्देश्य शोध विषयों के संबंध में तथ्यों का संकलन करना है। ठीक है। दूसरी हेडिंग आपको डालना रहेगा प्रमाणिक तथा वैश्विक अध्ययन। ठीक है। इसमें आपको लिखना रहेगा चूंकि अनुसूची का उद्देश्य अध्ययन, क्या मेरे प्यारे दोस्त, अनुसूची का उद्देश्य अध्ययन को प्राथमिक और वैश्विक बनाना है, इसीलिए अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता के पास स्वयं उपस्थित रहता है, उत्तरदाताओं को आवश्यकता अनुसार निर्देश देता है, प्रश्नों का स्पष्टीकरण होता रहता है। ठीक है। अतः व्यक्तिगत त्रुटि की संभावना नहीं रहती है। आगे आपको तीसरी नंबर हेडिंग डालनी रहेगी। इसका तीसरा उद्देश्य क्या रहता है? प्रासंगिक अध्ययन। ठीक है। इसमें आपको लिखना रहेगा अनुसूची में अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्नों को ही रखा जाता है, व्यर्थ के प्रश्नों को नहीं रखा जाता। ठीक है। चौथी नंबर हेडिंग आपको डालना रहेगा। जो चौथा इसका उद्देश्य रहता है वो क्या रहता है मेरे प्यारे दोस्त? कि सुव्यवस्थित अध्ययन। ठीक है। सुव्यवस्थित अध्ययन, इसमें आपको लिखना रहेगा, क्या लिखना रहेगा मेरे प्यारे दोस्त? सूचनाओं में आंकड़ों का संकलन व्यवस्थित ढंग से किया जाता है। ठीक है। पांचवी नंबर हेडिंग आपकी रहेगी संपूर्ण सूचना। इसमें आपको लिखना रहेगा अनुसूची का उद्देश्य यह भी है कि विषय के बारे में पूर्ण प्रासंगिक जानकारी प्राप्त हो। क्या मेरे प्यारे दोस्त? अनुसूची का उद्देश्य यह भी है कि विषय के बारे में क्या हो? पूर्ण प्रासंगिक जानकारी प्राप्त हो। इसमें उत्तरदाता सभी प्रश्नों का उत्तर लिख देता है या लिखवाता है। ठीक है। अनुसंधानकर्ता को स्मरण शक्ति पर आश्रित नहीं होना पड़ता है। मतलब स्मरण शक्ति का मतलब ये हुआ कि स्मरण शक्ति का मतलब ये हुआ कि आप किसी चीज़ को, जो अनुसंधान करता, जो वहाँ पे प्रयोग करने जाता है या जो वहाँ पे निरीक्षण करने जाता है, उसको कोई चीज़ याद रखनी नहीं पड़ती है, वो लिख के लाता है, तो उसके स्मरण का मतलब वो किसी चीज़ को याद रखना। ठीक है। तो उसके स्मरण जो शक्ति है उस पर आश्रित नहीं रहती है, वो सारी चीज़ें लिख दी जाती हैं। ठीक है। अगली हेडिंग आपकी रहेगी उत्तम अनुसूची की विशेषताएं। ठीक है। अभी आपने विशेषताओं के बारे में आपको भी बताना था, तो ये हेडिंग रहेगी। इसमें आपको दो विशेषताएं बतानी रहेंगी। पहली क्या रहेगा? सही व पर्याप्त प्रत्युत्तर। क्या मेरे प्यारे दोस्त? सही व पर्याप्त प्रत्युत्तर, ये हेडिंग रहेगी। इसमें आपको लिखना रहेगा एक उत्तम अनुसूची की विशेषता यह है कि इसके द्वारा प्राप्त उत्तर सही व पर्याप्त होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सही होने चाहिए और पर्याप्त भी होने चाहिए। प्रश्नों का संचालन इस प्रकार करना चाहिए कि प्रत्येक उत्तरदाता सही व पूर्ण उत्तर दे। ठीक है। दूसरी नंबर हेडिंग आपको डालना चाहिए स्पष्ट प्रश्न। क्या मेरे प्यारे दोस्त? स्पष्ट प्रश्न। इसमें आपको लिखना रहेगा अनुसूची में पूछे गए प्रश्नों की भाषा सरल, स्पष्ट तथा विषय से संबंधित होनी चाहिए। भाषा
भ्रम रहित तथा प्रामाणिक अर्थों वाली होनी चाहिए। प्रश्नों का क्रम तथा संख्या की विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो प्रश्नों का क्रम होता है तथा संख्या का क्या होना चाहिए, विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए मेरे प्यारे दोस्त, बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि सामने वाला जो उत्तर दे रहा हो वो भी परेशान हो जाए कि भाई किससे पाला पड़ गया। ठीक है, चलिए, तो आई होप ये आपका प्रश्न क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हुआ है तो फटाफट वीडियो को लाइक करते रहो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए, छठे नंबर प्रश्न में जब आप ये कर लेते हैं या नहीं कर पाते हैं तो अथवा करके एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि साक्षात्कार के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। साक्षात्कार का मतलब इंटरव्यू होता है, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं इनकी जानकारी हमें यहाँ पे देनी है। ठीक है, तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा मेरे प्यारे दोस्त कि साक्षात्कार का मूल्य उद्देश्य समुदाय अथवा व्यक्ति के जीवन से सम्मिलित तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना है। ठीक है, मतलब किसी से अगर आप मिलने जाते हैं तो उस समुदाय, ठीक है, या फिर उस व्यक्ति के जीवन में जीवन से सम्मिलित जितनी भी जानकारी है, जीवन से सम्मिलित तथ्यों की जितनी भी जानकारी है उनको आप पूछ कर वहाँ पर क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं। पहली हेडिंग आपको डालनी होगी प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा सूचनाएं। क्या, प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा सूचनाएं। इसमें आपको लिखना रहेगा साक्षात्कार का प्रधान उद्देश्य आमने सामने। क्या मेरे प्यारे दोस्त, साक्षात्कार का प्रधान उद्देश्य क्या होता है, आमने सामने के संपर्क द्वारा सूचना प्राप्त करना है। साक्षात्कार द्वारा दो अथवा अधिक व्यक्ति संपर्क में आते हैं एवं प्रस्तुत विषय पर वार्तालाप करते हैं। ऐसी स्थिति में साक्षात्कार द्वारा व्यक्ति अपनी आंतरिक सूचनाएं प्रदान कर सकता है। अतः साक्षात्कार द्वारा आंतरिक भावनाएं, धारणाएं एवं इच्छाओं आदि के बारे में सूचना प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार यथार्थ तथ्यों की प्राप्ति ही इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके द्वारा मनुष्य के विचारों तथा उसकी भावनाओं को जाना जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका पहला वो क्या रहा, हेडिंग रहा। दूसरी हेडिंग आपकी क्या रहेगी, उपकल्पनाओं का स्रोत। ठीक है, उपकल्पनाओं का स्रोत, इसमें आपको लिखना रहेगा साक्षात्कार उपकल्पनाओं का महत्वपूर्ण स्रोत माना गया है। ठीक है, सामाजिक क्रियाओं एवं अंत क्रियाओं। क्या मेरे प्यारे दोस्त, अंतः क्रियाओं के बारे में विभिन्न व्यक्ति अपने व्यवहार की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। इसके उसके आधार पर विभिन्न उपकल्पनाओं का निर्माण व अवलोकन का विस्तृत आधार तैयार किया जा सकता है। साक्षात्कार का महत्वपूर्ण उद्देश्य उपकल्पना की रचना है। साक्षात्कार द्वारा समीप की स्थापना होती है और समीप से ही समस्या की वास्तविकता प्रकट होती है। विभिन्न क्रियाओं तथा अंतः क्रियाओं के संबंध में नवीन दृष्टिकोण की प्राप्ति होती है। अतः यह कह सकते हैं कि साक्षात्कार की सहायता से वस्तु स्थिति का अवलोकन कर समस्या के संबंध में उपकल्पना की रचना की जा सकती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो मोटी मोटा समझिए। पहले में क्या होता है, पहले में एक या दो से अधिक व्यक्ति, ठीक है, दो या दो से अधिक व्यक्ति आमने सामने बैठते हैं और उनमें क्या होती है, वार्तालाप होती है और उसके बाद उनसे कुछ प्रश्न किए जाते हैं जिनका जवाब वो देते हैं और उनको जो साक्षात्कारता होते हैं वो क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, अपने किसी कॉपी कलम कुछ भी रखते हैं, कॉपी वगैरह डायरी वगैरह, उसमें उतार लेते हैं उन प्रश्नों का जवाब। ठीक है, दूसरे में क्या होता है कि यहाँ पे जो साक्षात्कार जहाँ पे होता है वहाँ से जो कुछ भी जवाब आपको मिलता है उनके अनुसार ये लोग उपकल्पना करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं मेरे भाई दोस्त, उपकल्पना करते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, उपकल्पना करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये कुछ प्रश्नों को देखते हैं और उसके पूछते हैं, उनके अनुसार उनको जो जवाब प्राप्त होता है उसी के अनुसार पर वो क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तैयारी अपनी करते हैं, कुछ चीज़ों के बारे में कल्पना भी कर लेते हैं और उनकी जानकारी एकत्रित करते हैं। ठीक है, चलिए, अगली हेडिंग आपकी हो जाती है तीसरी नंबर, व्यक्तिगत तथ्य। क्या हो जाती है, व्यक्तिगत तथ्य। ठीक है, इसके ये हेडिंग डालना है और इसके बारे में लिखना है मेरे प्यारे दोस्त। तो आपकी अगली हेडिंग हो जाती है मेरे प्यारे दोस्त, व्यक्तिगत तथ्य। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम क्या लिखेंगे, इसके अंतर्गत लिखेंगे इसके द्वारा व्यक्तिगत सूचनाओं की प्राप्ति की जाती है। व्यक्तिगत का मतलब आप समझते होंगे, इंडिविजुअल। ठीक है, मतलब अगर किसी एक व्यक्ति के बारे में अगर आप पर्सनल कोई जानकारी प्राप्त करते हैं तो वही क्या कहलाती है, व्यक्तिगत जानकारी कहलाती है। ठीक है,
आगे आपको लिखना होगा गुणात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत तथ्यों की प्राप्ति में विशिष्ट प्रकार का साक्षात्कार अत्यंत उपयोगी है। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं जो गुणात्मक उद्देश्य, गुणात्मक का मतलब अगर किसी के आप समझ पा रहे होंगे कि जैसे कोई आदमी है तो उसके अंदर अगर कोई टैलेंट है, स्पेशल टैलेंट है, उसको हम हिंदी में क्या कहते हैं कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे गुण हैं, ठीक है, या कोई अच्छा गुण है उसके अंदर। तो जो गुणात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत तथ्यों की प्राप्ति में, जो व्यक्तिगत तथ्यों की प्राप्ति होती है उसमें क्या करना पड़ता है, विशिष्ट प्रकार का साक्षात्कार अत्यंत उपयोगी है। मतलब वहाँ पे एक स्पेशल इंटरव्यू रखा जाता है, ठीक है। आगे आपको लिखना होगा आमने सामने के उत्तर के कारण सूचनादाता अपने आंतरिक जीवन की बातें खोल देने के लिए प्रेरित होता रहता है। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं जब आमने सामने बैठकर ये सारी बातें होती हैं, इंटरव्यू वगैरह होता है, तो उसमें जो सूचनादाता होता है, जो सूचना दे रहा होता है, ठीक है, उसमें कुछ तो प्रश्न पूछने वाले होते हैं, कुछ प्रश्न का जवाब देने वाले होते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक लोगों के बीच में जो है ये इंटरव्यू वगैरह होता है, ठीक है। तो उसमें जो सूचना देता है, जो प्रश्न का जवाब देता है, वो अपने आंतरिक जीवन की बातें, जितनी भी बातें होती हैं उन सारे चीज़ों को वो क्या कर देता है, खोल देता है। क्यों खोल देता है? क्योंकि वो उन चीज़ों से क्या होता रहता है, लगातार प्रेरित होता रहता है और आराम से उन चीज़ों की जानकारी वो देता रहता है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। अगर क्लियर हुई हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश, नए टॉपिक के। नहीं, एक मिनट, यहाँ पे आपको प्रश्न ये देख लीजिए, खंड नंबर सवाल का यहाँ पे एक प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपको केवल 2 प्रश्न करने होते हैं और प्रत्येक प्रश्न का जवाब 500 शब्दों में आपको देना होता है, ठीक है। 7वां नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि असंभाव्यता न्यायदर्श कब और क्यों उपयोगी है, ठीक है। और 8वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है शैक्षिक क्षेत्र में अनुसंधान करने हेतु एक शोध संक्षिप्तता की विवेचना कीजिए। 9वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है शिक्षा में सांख्यिकी क्या है, इसके महत्व एवं क्षेत्र पर प्रकाश डालिए। और 10वां नंबर प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। और इसमें से आपके 4 पॉइंट यहाँ पे दे दीजिए। पहला दिया गया है समस्या का चुनाव आप कैसे करेंगे, समस्या क्या है इसके बारे में जानकारी देनी होगी, समस्या कहाँ खोजी जाए इसके बारे में जानकारी देनी होगी, और समस्या के चुनाव के सिद्धांत के बारे में आपको जानकारी देनी होगी। यहाँ पे एक प्रश्न आपसे और पूछा जाएगा, उसमें क्वेश्चन वगैरह दिए जाते हैं, कुछ आंकड़े दे दिए जाएंगे और वहाँ पे आपको कहा जाएगा कि इनका जो है आप अनुसंधान कीजिए, ठीक है। तो वो प्रश्न यहाँ पे उतारते तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है और आपका पेपर नज़दीक आ चुका है। तो इसलिए जो है आप देख लीजिएगा, आपके पास कोई गाइड वगैरह होगी तो उससे थोड़ा बहुत तैयार कर लीजिएगा। एक प्रश्न मात्र पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।